वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। मैंने जैसे ही पहला ब्लॉग को ख़त्म करा, यहीं से मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ताकि आपको ये ब्लॉग दोबारा भी बनता रहे। कैसे पहुंचे घर, कब पहुंचे घर, वो सारी मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। बस अब टाइम कितने बजे घर पहुँचेंगे? क्या टाइम हो रहा है अभी? 1 बजे पहुँचेंगे। 11:30 बजे निकले यहाँ से हम लोग। 1 बजे अब जाम नहीं मिलेगा रात में। अच्छा, बैठ चुके हैं। अब कौन सा सो में होगा? अच्छा तो खाना आना तो सब अच्छा। आधे रास्ते में हमारी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पे रुकी, क्योंकि गाड़ी में शायद पेट्रोल नहीं होगा, तो ड्राइवर साहब यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे थे और हम लोग गाड़ी के अंदर सारे लोग जाग रहे थे। साथ देखो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, गेम खेल रहा था और सब लोग वो सगाई की बातें कर रहे थे। और घर भी हम लोग आराम से पहुँच गए थे, क्योंकि रात में लौटते वक्त ना हमको कोई ट्रैफिक जाम कुछ भी नहीं मिला था, तो गाड़ी बहुत अच्छे से चली थी। और ये देखो अम्मी बोल रही थी कि सब लोग ना हरे कपड़े पहने हुए हैं, तो मैं अम्मी को बता रही थी कि अम्मी पेट्रोल पंप का कौन 1 बजे आए, अल्लाह सीट गिरेगी, संभाल के रुक जाओ सीट गिरेगी। एक बजे हम घर पे आए। अब करते हैं चेंज भी कर लिया, मुंह भी धो लिया, नाइट क्रीम भी लगा ली, कछुआ छाप भी लगा दी। और कल संडे तो तेरे को टेंशन नहीं है कि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। और इन लोगों ने इतना प्यारा सा हम लोग को, सारे लोग को जो भी सगाई में गए हैं उन सबको एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। मैं खोल के दिखाऊं, वैसे तो बाहर से ऐसे ही है, खोलियो सर, मतलब ऐसे ही निकलेगा ट्रे की तरह। 1 मिनट रुक जाओ, एकदम आराम से निकलिएगा। हाँ ये रहा ऐसा। कितनी बुरी आवाज़ आई है, देखा, ये रहा। इतना प्यारा सा एक सेट दिया है, जो कि मुझे लग रहा है सबसे अच्छा इस्तेमाल इसका ईद पे होगा। ईद वाले दिन शीर खुरमे के लिए इसमें शीर खुरमा भर के रख दो, इसमें जो कोई आए जाए उसको खिला दो, साथ में चम्मच भी है। तो इतना प्यारा सा हम लोग को रिटर्न गिफ्ट दिया है। इसको पैक करके ऐसे ही रख देंगे, खोलेंगे नहीं इसको, हम बम्बई में जाके ही खोलेंगे इंशाल्लाह। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आपको लेट सोना हुआ तो लेट उठना हुआ। आज साद और मैं ना दोपहर के 1 बजे उठे हैं सो के फ्रेंड, और 1 बजे उठे, फिर 2 बजे नाश्ता किया, पराठे बनाए थे मैंने, चाय बनाई थी, सालन रखा हुआ था, तो उससे हम लोगों ने नाश्ता समझ लो, ये दोपहर का लंच समझ लो, लंच समझ लो। नाश्ता क्या होता है, 2 बजे तो लंच होता है। तो 2 बजे हम लोगों ने खाना खाया, फिर काम भी लेट होगा, काम लेट हुआ तो बस पूरा दिन ऐसे ही चला गया। खैर कोई नहीं फ्रेंड, चलो जो भी था अच्छे से हो गया सब कुछ। और आज मेरी किचन में बन रहा है दाल चावल। दाल बन गई है, चावल मैंने बॉईल करने रख दिया है, और यहाँ पर मैंने बनाया है कचूमर। इसको कचूमर ही बोलते हैं ना, जो सब सारी चीज़ों को प्याज और टमाटर और खीरा उसको मिक्स कर दो तो कचूमर हो जाता है। तो कचूमर है, साथ में पापड़ है और मिक्स अचार है। तो आज का तो ये मेरे डिनर है, मेरी रात की थाली है। और साथ साथ थोड़ा सा साथ को ज़्यादा ठंड लग रही है, चादर वादर उड़ के लेट हुआ है। और दूसरा फ्रेंड है मच्छर के मारे। और दूसरी बात फ्रेंड, एक बात बोलूँ मैं आपसे, एक नॉर्मल सी बात है, एक बेटी को एक बाप को अपनी बेटी विदा करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, आप इसको किसी वे में मत लेना। ये मैं भी बेटी हूँ, मेरा भी बाप है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है ना, एक मामूली एक मिडिल क्लास इंसान के लिए 8-10 लाख रुपए खर्च करना कोई छोटी बात नहीं होती है फ्रेंड। कभी कभी कर्जा भी हो जाता है। कितने सारे लोग बेचारी बेटी को विदा करने के चक्कर में, सबको खुश रखने के चक्कर में कर्जदार भी हो जाते हैं कि चलो उसकी बेटी को एक अच्छा घर मिल जाए। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है फ्रेंड। एक बेटी को बाप को विदा, अपनी बेटी को विदा करने के लिए 8-10 लाख रुपए कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, ऊपर उल्टा उससे ज़्यादा ही बजट चले जाता है। 10 लाख रुपए चाहिए ही होते हैं, तब जाकर उसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बेटी खुश रहेगी। लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती है उसकी बेटी को जो मिलनी चाहिए होती है। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जितना ज़्यादा दहेज दोगे, जितना ज़्यादा पैसा दोगे, तो तुम्हारी बेटी उतनी ज़्यादा ऐशो आराम में रहेगी। पता नहीं क्यों सारी जिम्मेदारी, एक चीज़ में देखती हूँ फ्रेंड, सारी जिम्मेदारी बाप के कंधों पे या मायके वालों के ऊपर ही क्यों आ जाती है कि भाई लड़के वालों के घर का कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब लड़की वालों की जिम्मेदारी बन जाती है कि लड़के बारात लेके आ रहे हैं, लड़के वाले बारात लेके आ रहे हैं, उसके घर के खानदान, रिश्तेदार, फूफा, उसके मामू, उसके ताया, भाई कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। अब वो बेचारा बेटी भी दे रहा है, सबकी खातिरदारी में भी लगा हुआ है, आओ भगत में भी लगा हुआ है, और प्लस उसके कंधों पे एक जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि उसने ठेका ले रखा है सबको खुश रखने का। एक बेटी के बाप का ही हक होता है सबको खुश रखने का,
हाँ, क्योंकि इतनी सी भी अगर किसी को पानी देने में लेट हो जाता है या कभी किसी मतलब इतने सारे अरेंजमेंट करना फ्रेंड, हज़ारों लोगों को खाना खिलाना, सब कुछ करना, तो वो गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती हैं। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं उस गलती को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानने दो ऐसा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उस बात को पॉइंट ऑफ करते हैं, पॉइंट के भाई तुम्हारी वजह से भाई मेरा मामू नाराज़ हो गया, इसकी वजह से मेरा खालू नाराज़ हो गया, इसकी वजह से मेरे घर का दामाद नाराज़ हो गया। तो भाइयों आप ये सोचो, एक बेटी के बाप की क्या जिम्मेदारी है? क्या उसका ये हक बनता है कि सबके चेहरे पे मुंह मुस्कुराहट लेके रखे? उसका फर्ज बनता है कि वो सबके रिश्तेदारों को, इतने सारे रिश्तेदारों को नाराज़ नहीं होने दे। कोई बाप बेटी का बाप नहीं चाहता कि कोई नाराज़ हो रहा है अगर छोटी छोटी बात पर, भाई वो बंदा ही, क्या बोलूँ, वो बंदा खराब होगा। क्योंकि बेटी का बाप एक तो बेटी दे रहा है, अपनी पूरी ज़िंदगी का अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के अपना किसी को दे रहा है, वो उसकी जान तो वैसी ही आधी हो जाती है फ्रेंड। एक बेटी के बाप से पूछो, जब मैं बोलती हूँ ना, हर कोई बोलता है कि बेटी ज़्यादा अटैच होती है अपनी माँ से, एक बेटी नहीं, एक बेटी अपने बाप से ज़्यादा अटैच होती है। ये बात बस जाहिर नहीं कर पाता एक बाप के उसकी बेटी का विदा करने पर उसके बाप पे क्या बीतती है। और प्लस इतने ससुराल वाले लड़के वाले इतना सारा बोझ डाल देते हैं कि भाई सबका ध्यान रखना, कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमारा बाराती है भाई, सबके आओ भगत होनी चाहिए, क्योंकि सब जिम्मेदारी बेटी की है। क्योंकि वो एक बाप बेटी वाला है, उसको लेके चलना पड़ेगा, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट होना। भाई मैं सच्ची में कभी कभी इतना दुख होता है ना मुझे, ये सब चीज़ को देखती हूँ मैं कि यार ऐसा क्यों करते हैं। आप क्यों नहीं समझते कि उसकी हालत क्या होगी इस वक्त, जो अपनी बेटी अपनी उसने पाला बड़ा किया, इतने सारे प्यारों से नखरों से पाला, आज उसको किसी के घर पे दे रहा है, एक तो उसका कलेजा वैसे ही मुंह में आ गया होगा। प्लस दूसरा आप लोग उसको आप तसल्ली दो, आप रिश्ता जोड़ रहे हो ना, वो आपके घर का मेंबर है ना, उसका बाप, आप उसकी घर की बेटी आपकी घर की इज्जत बनने वाली है, तो आप बाप को तसल्ली दो। आप तो घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराना नहीं, हम भारतीय नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े, कुछ भी हो आधी रात को फ़ोन करना। इतना तो बोल सकते हैं ना फ्रेंड। इतना बोलने पे सोचो उसके बाप का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, यार मेरी बेटी कितने अच्छे घर में जा रही है, वो सामने वाले लोग मेरे को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई सोहेल का फ़ोन आ गया था इसलिए मेरी बात वहीं ख़त्म हो गई। खैर चलो उस बात को वहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बाप बेटी के रिश्ते के बारे में और लोगों के बारे में जितना बोला जाए फ्रेंड उतना कम है। जब दिल मेरा ऐसा भर जाता है ना, तो मैं तो अपना दिल का बवाल सब निकाल देती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। खैर कोई नहीं, चलो मेरा खाना खाने का वक्त हो गया, साथ खा चुका है। देखो मेरे रात के खाने में क्या है मैं बताती हूँ। दाल चावल मूंग मसूर की दाल है, साथ में गाजर का अचार है, कचूमर है, ये कचूमर सब मिला के बनाया जाता है, इसके अंदर मैंने नींबू डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, ठीक है, और साथ में पापड़ है। मुझे ना मूंग मसूर की दाल सबसे अच्छी लगती है, और उसके बाद काली वाली दाल जो गर्मियों में बनाई जाती है खड़े मसूर की, ये दो दाल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, आज हो गया है मंडे सोमवार और साथ जा रहा है ट्यूशन। और देखो कल मैंने दाल चावल बनाए थे ना, दाल चावल में इतनी बरकत होती है कि वो चाहे कितनी कम दाल बनाओ दूसरे दिन ना बची जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, दूसरे दिन की दाल ना फ्रेंड्स बताऊँ अच्छी नहीं लगती है, मतलब खाने में मज़ा नहीं आता है। तो या तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ उस दाल में चावल डाल के, या फिर मैं इस तरह से ना आटा गूंद लेती हूँ। इसमें मैं दाल डाली है, आटा डाल दिया, और इसके पराठे खा लो अचार के साथ में, मस्त चाय के साथ में। तो मैंने आज ऐसे ही करा, दाल बच गई थी तो मैंने उसके अंदर आटा गूंद दिया और बन जाएंगे पराठे। साथ ट्यूशन जा रहा है तो साथ कुछ कपड़े ले स्त्री को, असल में क्या है ना, कुछ शादी वाले कपड़े, तो वो फ्रेंड शादियों का सीज़न ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे तैयारी करेंगे तभी तैयारी हो पाती है। कुछ ये मेरे पहले के ड्रेस है, तो इनको मैं घर में इस्त्री कर रही हूँ ना, तो उतनी अच्छी जमके नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने बाहर इस्त्री वाले से कराऊँ ना, वो एकदम कड़क इस्त्री करते हैं। तो मैं ये कुछ कपड़े बाहर इस्त्री कराऊंगी और फिर इनको अच्छे से लगा दूँगी, ठीक है सर। ये साथ अब इतना बड़ा हो गया है, छोटे मोटे काम कर देता है। आ जा बेटा, चलो पहले मैं कपड़े दे दूँ थैले में डाल के इसको, फिर बात करती हूँ। सारे कपड़े रख दिए, ये वाली कमीज़ ना उसको बोलना इसको ना उल्टा करके इस्त्री करे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मगरिब का वक्त होने वाला है और मेरे यहाँ पे मशीन लग रही है, आधे कपड़े धुल गए और आधे धुल रहे हैं, तो यहाँ डाल देते हैं कपड़े, कल तक ही सूखेंगे। वैसे भी जब मौसम चेंज हो रहा है ना, अब घर के कपड़े ना 2-2 दिन में सूखेंगे, 2 दिन में 3 दिन में, धूप तो निकलेगी नहीं। चलो मगरिब की नमाज भी हो गई है मेरी और मैंने चाय बनने भी रख दी है। अच्छा बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ खुद मेरे घर में भी, वो लोग क्या करते हैं असर के वक्त, असर की नमाज के बाद लोग चाय पी लेते हैं, पर मुझे ना फ्रेंड शुरू से ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के चाय पीने में मज़ा आता है। मुझे लगता नहीं असर की नमाज़ पढ़ लो, दुआएँ पढ़ लो, फिर मगरिब की अजान हो जाती है, नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर इशा की नमाज़ में थोड़ा टाइम होता है, तो सुकून से चाय पियो। मेरे को ना नमाज मगरिब के बाद ही शुरू से चाय पीना पसंद है। देखो साथ यहाँ पर खाना खा के सो गया है,
और ये इस बेचारा बच्चा मेरा इस्त्री भी करके लेके आ गया, देखो कड़क सी कह रहा मम्मा एक इस्त्री वाले ने तो मना कर दिया था, मैं दूसरी इस्त्री वाले के पास गया, वहाँ से कपड़े वो मेरी इस्त्री करवा के लेके आ गया है। तो ये अटैची है, इसके अंदर मैं सारे कपड़े अच्छे से जमा देती हूँ ताकि जब पहनना हो तो वो इस्त्री ख़राब ना हो। इस तरह से मैं रख दूँगी। छोटे छोटे काम होते हैं ना, कहीं शादी वादी में जाओ ना तो फिर आराम रहता है। और दूसरी बात ये फ्रेंड, चलो मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड, मैं सिर्फ एक ही बात कहना जानती हूँ, ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि ब्लॉग है मेरा तो मुझे कहना ही है, ऐसा नहीं है। मैं दिल से आपसे बात कहना चाहती हूँ कि किसी को भी आप इतना मत सताओ कि कोई आपकी शिकायत अल्लाह से करे। आप समझ रहे हो? किसी ने अगर आपने आपकी वजह से कोई इंसान रोया, अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो वो और उसने आपकी शिकायत अल्लाह से कर दी, अल्लाह सुब्हाना ताला से कर दी कि अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया है, आज इसकी वजह से मेरे आंखों में आंसू है, तो फिर आप तैयार है ना अपनी सज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके आपके आंसू, मतलब जिसने आप आज जो इंसान रो रहा है और जिसकी वजह से रो रहा है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मैं बस ये कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ। दुनिया में बहुत लोग हैं जो लोग अपनी ज़ुबान से लोगों के दिल दुखा देते हैं। कहते हैं ना, दिल दुखाना किसी को घायल करने के लिए किसी खंजर का या किसी तलवार का होना ज़रूरी नहीं है। इंसान की ज़ुबान होती है ना, ज़ुबान ही सामने वाले को इतना घायल कर देती है, उसके रूह तक दुखती है। तो फिर उसने तो सब्र कर लिया, क्योंकि जिसने सब्र कर लिया वो अल्लाह का फेवरेट बंदा ही होता है। कि अल्लाह कहता है तूने सब्र करके अगर मेरे पे फैसला छोड़ दिया तो अल्लाह का फैसला कैसा होता है वो तो बस आप खबरदार रहो, क्योंकि उसका फैसला बेहतरीन होता है। इसलिए मैं सब्र कर लेती हूँ और मैं सोहेल को भी बोल देती हूँ, सोहेल सब्र करने का और अल्लाह से शिकायत करने का, फ़ैसला अल्लाह करेगा। तो बस मैं आपसे ही कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस आप अब कोशिश किया करें, आपकी वजह से कोई रोए ना, और ना रोके वो अल्लाह से आपकी शिकायत करें। बस अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।